नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आशा की किरण में आपका स्वागत है। 1857 का विद्रोह आज हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे, इतना ये प्रमुख क्यों है। सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब सब एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है पूछने का, जिससे आपकी जानकारी को वो देख सकें। तो 1857 के पीछे जो है, ये 1757 की से लेकर 1857 के बीच में जो 100 वर्ष का गैप है, इसके पीछे इसके बीच में जो जो घटना हुआ है उसके अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। और 1857 में ये सभी का एक गुस्सा यहाँ के राजाओं और यहाँ के नागरिकों के द्वारा निकला, और ये एक बहुत महान क्रांति विद्रोह के रूप में सामने आया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था कि आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, और सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, अन्य तरह के कारण थे। एक्चुअली आर्थिक कारण के अगर थोड़ा सा एलोब्रेट करें, थोड़ा सा उसको देखें कि क्या था आर्थिक कारण, तो जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो अपना फैक्ट्री स्थापित करके ये जो स्थापना की है अपना सूरत में, मछलीपट्टनम में, ये जो यूरोपियन थे ये लोग अपना व्यापार करने के लिए आए, जिससे यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने आज्ञा लिया। कुछ नियम कानून जो आज हम लोग टैक्स के रूप में सरकार को देखते हैं वो भी देते थे, लेकिन ये कंपनी धीरे 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 ऐसा से अधिक जिससे अधिक से अधिक भारतीय उद्योगों को हानि पहुंचा, और साथ में यहाँ के श्रमिकों को बलपूर्वक काम कराया जाता था, और जितना काम कराया जाता था उसके अनुसार उनको पैसा उतना नहीं दिया जाता था। तो जिससे कारण यहाँ के आदमियों में कुंठा भर गया। एक तरफ वो 1813 का जो कंपनी की तरफा मुक्त व्यापार था नीति लगा दिया, जिसमें भारत जो है जिसे नहीं बोलते कमर टूट गया रीढ़ का, वो कमर टूट गया, और जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को पूरा आयात में छूट कर दिया। जैसे आज हमारे भारत सरकार को टैक्स के रूप में जितना पैसा मिलता है वो सबसे ज़्यादा आयकर, ये आय मतलब ये अपना कमाने वाला, हाँ ये आयकर होता है। लेकिन कर जो होता है ना, जो वो दूसरे देशों से आते समय कुछ टैक्स भारत सरकार लेता है, जिससे हम उसको बेच सकते हैं भारत में, इसको सीमा शुल्क बोलते हैं। वो बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिससे यहाँ का जो हाथ से बना हुआ था सामान था, और वहाँ के मशीन के द्वारा एक्चुअली ये कनेक्टिविटी औद्योगिक क्रांति के भी साथ जुड़ता है। उसी समय ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि मशीनों के द्वारा वहाँ पे सामान को बनाया जा रहा था, और यहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं था, यहाँ पे हाथ द्वारा सामान को बनाया जाता था। लेकिन जब हाथ से बनाएंगे कोई भी कार्विंग, कोई भी कुछ भी बनाएंगे, तो वो उसको बनाने में समय लगेगा। समय लगने के कारण उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा, और हम जब सामान बेचेंगे तो उसका सिंपल है कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो था ना, वो यहाँ का जो व्यापार था और इंग्लैंड का व्यापार था वो बिल्कुल टक्कर नहीं ले पाए, जिस कारण धीरे धीरे यहाँ का व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया। यानी कि अब जो पूरा बाजार पे था नियंत्रण, वो अंग्रेजों का हो गया था। फिर राजनीतिक कारण भी था। एक्चुअली शासन को ऐसा स्थापित किया कि उनके अनुसार में पूरा का पूरा साम्राज्य, मतलब जो अंग्रेज का जो शासन था वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे। जैसे आप लोग तो सुने होंगे सहायक संधि, और सहायक संधि करके
जैसे नीतियाँ लगाया, जिससे आपको ये नीति जो लगाया गवर्नर डलहौजी के शासनकाल में लगाया, जो डलहौजी, इसमें झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर इत्यादि आदि राज्यों के कोई भी पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में गोद लेने का व्यवस्था था, परंतु अंग्रेजों ने बताया कि अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं किसी को गोद, और ये जो सत्ता है वो ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा। तो ये भी एक प्रमुख कारण था, प्रशासनिक कारण था कि प्रशासन में जो था उच्च पदों पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, जिसके कारण छोटे छोटे जो इकाई, छोटे छोटे पद हैं जैसे कांस्टेबल के रूप में इनको भर्ती कर लिया गया, और उनके अनुसार जितना कांस्टेबल अंग्रेज था, एक पद पे अंग्रेज और एक पद पे भारतीय, उसका भारतीय का वेतन बहुत कम और अंग्रेज का वेतन बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक असंतोष का विचार यहाँ के सैनिकों और प्रशासनिक इकाइयों में दिखाया। फिर सामाजिक कारण था और धार्मिक कारण था कि हमारे हिंदू, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम धर्म थे, जिनमें आप सुने होंगे कि हिंदू धर्म में उस समय जब बर्मा युद्ध हुआ था तो उन्होंने बोला कि हमें बर्मा पर आक्रमण करना है, तो यहाँ के भारतीयों ने बोला कि नहीं, हमारे रीति रिवाज में हम समुद्र को भगवान मानते हैं और समुद्र को हम लांघ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे हुआ। और रंग भेद आप सुने होंगे, यह काले गोरे का भेद था, है ना, यहाँ पे अभी गाना है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल में तुम्हारा नाता है, लेकिन उस समय काले गोरे का भेद था। एक्चुअली यूरोप के लोग गोरे होते थे और यहाँ के हम लोग काले भी नहीं, और हम लोग गेहुआ रंग के होते हैं और काले भी होते हैं। तो क्या हुआ, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हुए। लेकिन ये उन लोगों ने बोला कि जो गोरा है उच्च जाति का है और जो सांवले हैं वो निम्न जाति के हैं, इसे निम्न नस्ल के हैं। तो वो भेदभाव हुआ, जिससे अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय के प्रति हीन भावना रखते थे। और अंत में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह जो था, आप लोग समझे ही हैं कि भारतीय सिपाहियों कंपनी की बंगाल की सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। सिपाही को जाति और धर्म के संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सिपाहियों को अपनी जाति खोने का डर होने लगा और उसके साथ ही एनफील्ड बंदूक के बारे में पहले से अफवाहें ने सिपाहियों को आशंका को और बल दिया कि कंपनी उसका धर्म परिवर्तन करना चाहती है। विद्रोह के प्रारंभ एवं विचार। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसी करतूत के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफ़ी बात मचाया। 8 मार्च 1857 को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध शुरू किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों को रुख देखते हुए उनके शस्त्र जब्त करना शुरू कर दिया। अंत में 10 मई 1857 को व्यापक स्तर पर विद्रोह की घोषणा कर दी गई और क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 की यही क्रांति थी शुरुआत का। अब देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद ये सैनिक लोग थे वो दिल्ली चले गए, जहाँ दिल्ली पे शासन कर रहे थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जाफ़र। तो उन्होंने अपना एक नेतृत्व के लिए घोषणा किया कि देखिए भाई, आप नेतृत्व कीजिए, क्योंकि अगर इतना भीड़ है तो भीड़ को कोई तो बोलेगा ना कि भाई ये करना है। अब सभी अपना मन का करेंगे तो कैसे होगा। तो सांकेतिक रूप में उन्होंने अपना ये किया और दिल्ली में स्थायी इन्फेंट्री विद्रोह में शामिल हो गई। और उन्होंने राजनीतिक एजेंट्स साइमन फेजर सहित अन्य यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी और राज्य पर कब्जा कर लिया। वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर जाफर को भारत का शासक घोषित किया। जल्द ही दिल्ली में महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर साहब इसके प्रतीक बन गए।
एक्चुअली बहादुर साहब और जाफर ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद भारत के सभी प्रमुखों एवं शासकों को पत्र लिखा। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने एवं प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय राज्य का एक परिसंघ संगठित करने के लिए प्रेरित किया। बिहार में अधिकांश भाग एवं पूर्वी चंपारण के ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी विद्रोह के प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता यद्यपि साधन के विद्रोह के नेतृत्व बहादुर रहने के, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक रूप से नामात्र था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बैरेल के सैन्य विद्रोह की अगुवाई थे तथा बाद में सैन्य साथियों के साथ दिल्ली और से पुनः पहुंच गए। जो कानपुर में शासन कर रही का नेतृत्व संभाल रहा था वो नाना साहब थे। लखनऊ में बेगम हजरत मोहम्मद संभाल रही थी और इलाहाबाद में लियाकत अली संभाल रहे थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर बिहार में है, आरा वाले जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह। और बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमद अब्दुल्ला और फतेहपुर में अजमुल्ला। और इसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप सुने होंगे झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मृत्यु हो गया था। आपको क्वेश्चन आया था बिहार में कि झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो हमको आई थिंक कानपुर में हुआ था लगता है। क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग से उतर रहा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। फिर अगले हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।